रेड क्लास। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाउ यूनिवर्सिटी के जो है वो 2013 के जो पास पेपर्स हैं इंग्लिश के और केमिस्ट्री के 2013 में जो पूछे गए थे क्वेश्चंस एनटीएस के एग्ज़ाम्स के अंदर। तो उनके लिए कि अगर आप DUHS के अंदर आप कोई भी टेस्ट आप देना चाहते हैं, चाहे वो टेस्ट आपका MBBS का टेस्ट हो, चाहे वो आप टेस्ट देना चाहते हैं BDS के लिए, या फिर चाहे तो आप उसकी जो फॉर्म D का प्रोग्राम है उसके लिए आप टेस्ट देना चाहते हैं, या फिर आप उसके लिए DPT के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर उसके अलावा BSN के लिए अगर एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, या फिर कोई और किसी और BS प्रोग्राम्स के लिए अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो ये डाउ के पास पेपर्स आपको हेल्पफुल होंगे। और मैं 2013 से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, कि जो इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस आए थे वो कौन से थे और बाकी केमिस्ट्री के कौन से क्वेश्चंस डाउ में जो है वो आस्क किए गए थे 2013 में। तो इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम कि कंप्लीट द सेंटेंस। इंग्लिश के सबसे पहले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं कि कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस A to E बिलो ईच। तो यहाँ सबसे पहले तो हमारे पास एक MCQs इंग्लिश के आ रहे हैं। फर्स्ट है आई डैश हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। तो आई शैल हैव आएगा या वुड हैव आएगा या आई हैड हैव आएगा, आई कुड हैव आएगा, आई एम हैव आएगा। कि आई हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग टुमारो मॉर्निंग, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। तो क्या आएगा? आई शैल हैव, आई वुड हैव, आई हैड हैव, आई कुड हैव, आई एम हैव। यस, बिकॉज आई के साथ शैल आता है, दैट्स वाई। यस, ओके, राइट, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर A इसका करेक्ट है, आई शैल हैव। तो ये हमारे पास जो है फ्यूचर सिंपल टेंस बना हुआ है और यहाँ पर आई लिखा हुआ है। तो आई के साथ आप जानते हैं शैल आता है, आई के साथ विल नहीं आता या फिर बाकी वर्ड्स भी नहीं आएंगे। तो फर्स्ट का आंसर हमारा सही हो गया, दैट इज़ आई शैल हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग टुमारो। सेकंड क्वेश्चन है कि ही सेज ही इज़ अ डैश बट ही कांट प्ले द पियानो और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एंड ही कांट सिंग। उसने कहा कि वो एक डैश है लेकिन वह तो ना तो वो पियानो बजा सकता है और ना ही दूसरे कोई इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा सकता है और वो गा भी नहीं सकता। म्यूजिशियन, मैजिशियन, फिजिशियन, डाइटिशियन या टेक्नीशियन। वो कहता है कि वो एक डैश है लेकिन ना तो वो पियानो बजा सकता है, ना कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, ना ही वो गा सकता है। मतलब वो क्या नहीं है, इसका मतलब है मैजिशियन, म्यूजिशियन। ये आंसर करेक्ट होगा, म्यूजिशियन। मतलब वो कहता है कि वो एक मौसीकार है लेकिन ना तो वो पियानो बजा सकता है, ना तो वो कोई दूसरे आलात मौसीकी को बजा सकता है और ना ही वो गाना गा सकता है। तो उसका A ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, म्यूजिशियन। अच्छा, ओके, करेक्ट नाउ। सो ही सेड दैट, तो यहाँ पर सही है ना। तो वो कहता है कि वो एक म्यूजिशियन है लेकिन ना तो वो पियानो बजा सकता है, ना तो वो इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, ना ही वो गा सकता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज्ड फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। स्पॉटिंग एरर जिसको हम कहते हैं, अब ठीक है, तो आपको स्पॉट करना है एरर को इन दीज टू सेंटेंसेस कि व्हाट इज़ द एरर इन दीज टू सेंटेंसेस। फर्स्ट है द सेक्रेटरी मस्ट टाइप दीज लेटर्स बिफोर लंच। तो या तो उसमें कोई एरर होगा, नहीं एरर हो तो हम ई पे लगाएंगे नो एरर। तो वेयर इज द एरर इन दिस सेंटेंस? वाई? तो सही तो है ये सारे लेटर्स। तो दीज के साथ हमेशा प्लूरल आता है, दीज मतलब ये सारे, ये सब। तो दीज के साथ हमेशा जो है वो लास्ट में एक प्लूरल आएगा उसके बाद। अगर यहाँ दीज लेटर होता ना तो फिर देयर विल बी अ मिस्टेक हियर, बट नाउ राइट नाउ देयर इज़ नो मिस्टेक इन इट। तो सी में तो गलती नहीं है, ठीक है। फिर और देखें, द सेक्रेटरी मस्ट टाइप दीज लेटर्स बिफोर लंच। यस, यस। फिर उसके मतलब कोई एरर नहीं है, देयर इज़ नो एरर। तो ऐसा भी हो सकता है देयर इज़ नो एरर इन द सेंटेंस, उसमें कोई एरर नहीं है। जो आपको सी में एरर दिख रहा था वो एरर तो है नहीं। दीज लेटर्स मतलब इन लेटर्स को, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। फोर्थ है आई गो बाय द पोस्ट ऑफिस एवरी मॉर्निंग ऑन माई वे टू वर्क। नो एरर। I go by the post office every morning on my way to work.
यस बिल्कुल, यहाँ पर TOO नहीं होगा, सिंगल होगा ना, टू वर्क मतलब काम के लिए। TOO तो एक अलग मायने में इस्तेमाल होता है, ये वाला जो टू है इसको तो हम भी के मायने में इस्तेमाल करते हैं या बहुत के मायने में इस्तेमाल करते हैं, इन दो मीनिंग्स में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, दोनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट है चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स, मतलब अपोजिट सबको चेक करना है ना। तो ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है गम या दुख, इसका अपोजिट वर्ड हमें क्या मिलेगा? यस, फिफ्थ का बताइए। डिस्टर्ब, हर्ट, डिर्च, फील सैड, रिजॉइस। डिर्च, डिर्च का मतलब होता है मायूस। रिजॉइस का मतलब होता है खुश। रिजॉइस हो गया, इसका मतलब है, कहते हैं ना एक बड़ा मशहूर वर्ड रिजॉइस, यू हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स एग्जामिनेशन सो यू हैव टू रिजॉइस। तो रिजॉइस का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीव का जो एंटोनिम है या फिर अपोजिट है वो रिजॉइस है, समझ गए। नेक्स्ट है ब्लेज। ब्लेज का क्या मतलब होता है? ब्लेज का मतलब होता है आग लगाना या गर्म करना, किसी चीज़ को जला देना, किसी चीज़ को जला देना। ब्लेज, ब्लेज का अपोजिट क्या होगा? जिसमें जलने जैसी कोई चीज़ ना आ रही हो, ऐसी कोई मीनिंग बताएं। देयर आर 4 ऑप्शंस। शाइन का मतलब भी जब कोई चीज़ जलती है तो वो शाइन कर रही होती है, तो शाइन अपोजिट नहीं कह सकते, शाइन सिनोनियम में आ सकता है। देखो ये जो क्वेंच है, एक इसका मतलब होता है ठंडा करना, क्वेंच मतलब होता है ठंडा करना। बर्न मतलब होता है जलाना। रेज मतलब भी गुस्से से जलना। शाइन मतलब चमकना। फ्लेम मतलब शोला। तो क्या होगा फिर? ये ऑप्शन करेक्ट हो ना फिर तो, क्वेंच। क्वेंच के मतलब होता है ठंडा करना, या पानी से किसी चीज़ को ठंडा कर देना, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी की प्यास बुझा देना। तो ब्लेज का अपोजिट हमारे पास है क्वेंच। नेक्स्ट है चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वंस। मतलब कह रहे हैं जो वर्ड्स गिवन है इसके सिनोनियम सब बताएं। तो अब यहाँ पर सिनोनियम बताना है। सिनोनियम के मतलब होते हैं द वर्ड्स विच आर क्लोजर टू द मीनिंग, जिसको हम लोग कहते हैं मुतरादिफ। ठीक है भाई, मुतरादिफ हम आपको बताने हैं। तो जेंटल, जेंटल के मतलब क्या होते हैं? नर्म। यस, इसका काम हो जाएगा। काम मतलब भी खामोश, सिंपल। स्क्वैश, स्क्वैश के क्या मतलब होता है? दबा देना, किसी चीज़ को दबा देना, स्क्वैश। यहाँ से स्क्वीज़ हो जाएगा उसका ए ऑप्शन 8 का। स्क्वीज़ का मतलब ये होता है दबा देना। ठीक है, सही है, सो फार ओके चल रहा है। ठीक, ले रहे हैं यहाँ तक। इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते अगर आप देखें तो, ये डाउ के टेस्ट पेपर्स हैं, दे आर ईजी। अगर आपको मीनिंग्स पता है कुछ वर्ड्स के तो दे आर नॉट डिफ़िकल्ट। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 9 और 10 यहाँ पर जो आता है वो होता है, इसमें हमारे पास जो है वो पैसेज है। एक पैसेज होता है, पैसेज को रीड करके आपको आंसर देना पड़ता है इंग्लिश के अंदर। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड द पैसेज हियर। हाउएवर इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड दैट साइंस हैज़ इट्स लिमिटेशंस, इट्स मेथड। अच्छा, ये जो है ना फर्स्ट ईयर की बुक है जो आपने पढ़ी होगी ना, उसमें एक चैप्टर था हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड साइंस एंड सोसाइटी, वहाँ से लिया गया। फर्स्ट लाइन पढ़ के मैं समझ गया हूँ कि ये वहीं से चैप्टर है, साइंस एंड सोसाइटी। अगर आपने फर्स्ट ईयर इंग्लिश पढ़ी थी ना तो उसके अंदर था ये कि हाउएवर इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड दैट साइंस हैज़ इट्स लिमिटेशंस, इट्स मेथड्स अप्लाई ओनली टू दोज थिंग्स विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, measured and treated mathematically. It has nothing to do with values such save those of truth and accuracy. It has nothing to do with happiness, goodness, beauty, courage, adventure, justice, altruism, friendship, love of family, love of country. Yet all these values enter into a man's conception of what is the good personal life within a good society. It is possible for honest and intelligent men to differ profoundly on the nature of these values and their respective degrees of importance. Hence, the contrast between the modern world's command of material things and its tragic failure to organize a harmonious world society.
इस सेंटेंस के अंदर जो है लिमिटेशंस ऑफ साइंस के बारे में बात की जा रही है कि साइंस के अंदर है कि साइंस हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है, लेकिन वैल्यूज़ के बारे में, अखलाकी कदरों के बारे में, एथिक्स के बारे में साइंस हमें कुछ नहीं बताता। कि मोहब्बत क्या है, दोस्ती क्या है, घर वालों की मोहब्बत क्या है, बहादुरी क्या है, हिम्मत क्या है, मुहिम क्या है, इंसाफ क्या है, इनके बारे में नहीं बताता। तो साइंस हमारे बहुत सारे लग्जरीज तो साइंस ने हमें प्रोवाइड कर दिए, लेकिन बहुत सारे सोशल एवल्स जो है, समाजी बुराइयाँ जो होती हैं, जो अखलाकी बुराइयाँ होती हैं, साइंस उनके बारे में कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि उसके लिए रिलीजन हमारे पास होती है, मज़हब हमारे पास होती है, जो हमें ये सब कुछ सिखाता है। तो ये मतलब सेंट्रल आइडिया इस पैसेज का तो मैंने तो ये निकाला है, आपने भी शायद ये पढ़ के समझा होगा। अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे, तो पहले आपको थॉरोली रीड करना पड़ता है ना पैसेज को, देन क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन 9 हमारे पास है, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द ऑथर थिंग्स। मतलब ये साबित होता है इस पैसेज से कि ऑथर क्या सोचते हैं। तो 5 बातें लिखी हुई हैं इसमें कि ऑथर क्या सोच रहे हैं। पहला, साइंस टू बी द नेसेसरी एलिमेंट ऑफ गुड पर्सनल लाइफ। नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो कह ही नहीं है कि पर्सनल लाइफ में साइंस कुछ कर ही नहीं रहा। बी, साइंस ब्रिंग्स हैप्पीनेस, गुडनेस, ब्यूटी, करेज, एडवेंचर, जस्टिस, अल्ट्रुइज्म, फ्रेंडशिप, लव ऑफ फैमिली एंड लव ऑफ कंट्री टू अ मैन्स लाइफ। नहीं, साइंस तो ये कर ही नहीं रहा, इसी के लिए तो बात चल रही है। साइंस हैज सक्सेसफुली ब्रॉट अ बैलेंस बिटवीन मॉडर्न वर्ल्ड कमांड ऑफ मटेरियल थिंग्स एंड हार्मोनियस वर्ल्ड सोसाइटी। नहीं, साइंस ने बैलेंस तो बनाया ही नहीं है ना, ये तो इम्बैलेंस क्रिएट किया उसने, कि इन दोनों चीज़ के बीच में बैलेंस नहीं रख पाया साइंस, कि सोसाइटी के बारे में और जो है वो उसके अलावा मटेरियल थिंग्स के ऊपर कमांड के बारे में। अ गुड पर्सनल लाइफ कैन बी अचीव्ड बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट नेचर ऑफ वैल्यूज़ एंड द डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। ये हो सकता है, ये भी देख लेते हैं। द लिमिटेशंस ऑफ साइंस आर नेग्लिजिबल। ऐसा भी नहीं है, साइंस की बहुत सारे लिमिटेशंस हैं जहाँ पर साइंस की हदें। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है कि अच्छी पर्सनल लाइफ में उसी वक्त हासिल हो सकती है जब तक आपके पास आपको वैल्यूज़ के बारे में पता हो और उनकी इंपॉर्टेंस को पता हो, कि हर इंसान की ज़िंदगी में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्लियर है? तो सिंपल है, मतलब आपको पैसेज से देखकर उसका सेंट्रल आइडिया यहाँ पर बताना था। तो क्लियरली आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप जज कर सकते हैं कि इधर ये बात हो रही है पैसेज में कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ साइंस अप्लाइज सर्टेन वैल्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब दीज वैल्यूज़। इनमें से कौन सी वैल्यूज़ उनको डिस्क्राइब, साइंस कुछ वैल्यूज़ पर अप्लाई करती है। अगर आप देखो ना तो सेफ दोज के मतलब यहाँ पर आया ना, सेफ दोज ऑफ ट्रूथ एंड एक्यूरेसी। तो सेफ से मुराद है एक्सेप्ट, मतलब साइंस कुछ नहीं बताती वैल्यूज़ के बारे में, सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में बताती है, ट्रूथ एंड एक्यूरेसी। इन 2 चीज़ों के बारे में साइंस बताती है कि सच क्या है, और एक्यूरेसी मतलब किस तरह से हम चीज़ों को सही तरह से बता सकते हैं, ठीक तरह से उसमें प्रिसाइसली हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो ट्रूथ और एक्यूरेसी ये 2 वैल्यूज़ हैं जिनके बारे में साइंस हमें बताती है, बाकी किसी के बारे में नहीं बताती। तो वो ये कह रहे किसके बारे में बताती है, तो यहाँ पर आप ट्रूथ और एक्यूरेसी ढूंढ लो। तो ट्रूथ और एक्यूरेसी कहाँ पर है, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन करेक्ट होगी। समझ की बात। तो इस तरह से पैसेज को पढ़ के हम उसके आंसर दे देते हैं। अब केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं ज़्यादा आते हैं, वो सिंपल। तो कह रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब अमोनियम नाइट्रेट एक हमारे पास एक कंपाउंड होता है, एक सॉल्ट होता है अमोनियम नाइट्रेट। उसको जब पानी में डाला जाता है तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस फॉलो करता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस आपको पता है ना क्या होता है, इसमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। एक एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो हीट है ना वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर अल्टर्स एज द अमोनियम नाइट्रेट इज एडेड टू वाटर देन द सोल्यूशन इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। कह रहे बताए सराउंडिंग का टेम्परेचर किस तरह से अल्टर करेगा अगर अमोनियम नाइट्रेट को पानी में डाल दिया जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा। तो अब 4 ग्राफ दे दिए गए, ए, बी, सी और डी। 4 ग्राफ आपको दिख रहे हैं बोर्ड पर। अब ये टेम्परेचर है वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर टाइम है, ठीक है, सॉरी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर टाइम है। आप कह रहे हैं टाइम टू टाइम रूम टेम्परेचर में क्या आएगी, रूम टेम्परेचर में कमी आएगी। चूँकि रूम टेम्परेचर हमारे पास इस वक्त क्या है, वो सराउंडिंग है ना भाई, चूँकि और बीकर जिसमें रखा हुआ है जिसके अंदर ये सॉल्ट को डिजोल्व किया जा रहा है वो हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि टेम्परेचर कहाँ डाउन हो रहा है। टेम्परेचर इसमें तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें टेम्परेचर अप हो रहा है, इसमें डाउन हो रहा है, दोबारा रूम टेम्परेचर पे रीच कर जा रहा है। इसमें टेम्परेचर डाउन ही होते जा रहा है सी में, इसमें अप होता जा रहा है। देखिए ए और सी तो नहीं हो सकता, टेम्परेचर अब तो कभी नहीं होगा सराउंडिंग का, कम होगा, ठीक है। अब या तो यहाँ बी होगा या तो फिर यहाँ पर सी होगा।
मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो वो हीट एनर्जी गेट करता ही रहेगा। ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर 41 में पता है व्हाट विल बी द आंसर? यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, यू आर राइट। सॉरी, डी नहीं होगा ना, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो हीट एनर्जी सराउंडिंग से लेता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, टाइम टू टाइम डिक्रीमेंट आ रहा है रूम टेम्परेचर के लिहाज से। ठीक है, समझ गया यहाँ तक? नेक्स्ट है फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू व्हाट? इसको सोचें। तो फर्स्ट है फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये हमारे पास लिया गया है सेकेंड ईयर की चैप्टर 2 से, हाइड्रोजन से लिया गया ये। ठीक है, चैप्टर जो कह रहे हैं मिक्सचर है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट किया जा सकता है बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू। असल में आई थिंक सो के ओके, वाटर एट हाई टेम्परेचर, वाटर अंडर हाई प्रेशर, कोल्ड वाटर और एसिडिफाइड वाटर। तो अगर एक मिक्सचर है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट किस तरह से किया जाता है इस मिक्सचर से? तो इसका हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा, वाटर अंडर हाई प्रेशर। यह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो हाई प्रेशर पे डिजॉल्व हो जाता है किसके अंदर? वाटर के अंदर। जैसे कि आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में जो पेप्सी होता है, कोक है, 7 अप है, उसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है, बट हाई प्रेशर पे होती है। तभी पेप्सी का ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है? प्रेशर रिलीज होता है। तो हाई प्रेशर पर CO2 क्या होता है? पानी में डिजॉल्व हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस कभी भी डिजॉल्व नहीं होता किसी भी प्रेशर पर, तो वो आपका सेपरेट हो जाता है। तो अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को सेपरेट करना है तो आपको हाई प्रेशर पे जो है ना वाटर में उसको डिजॉल्व करना पड़ेगा, तो CO2 डिजॉल्व हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अनडिजॉल्व रहेगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन हियर। 43 अल्केन्स हैविंग 5 to 17 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल्स आर व्हाट? अल्केन्स आपको पता है, अल्केन्स आर हैविंग द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दीज आर द अल्केन्स, है ना, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है जिसको हम अल्केन्स कहते हैं। अब अल्केन्स कह रहे हैं कि अगर जिसमें 5 से 17 कार्बन एटम है, 5 to 17 कार्बन एटम है, तो वो एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो फिर वो क्या होंगे, उनकी स्टेट क्या होगी? देखो 1 से लेकर कार्बन 4 तक हमारे पास जो है ना मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये हमारे पास गैसेस होते हैं। फिर कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक ये हमारे पास क्या होता है बच्चों? दीज आर द लिक्विड्स। फिर कार्बन 17 से लेकर ऑनवर्ड्स जितने होते हैं वो क्या होते हैं भाई? हमारे पास सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं ये सारे। ठीक है, तो ये आपको स्टेट याद रखनी है अल्केन्स की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 to 17 कार्बन एटम क्या होंगे, तो क्या आंसर होगा इसका? हमारे पास ए ऑप्शन होगा, लिक्विड्स। क्योंकि 5 से 17 कार्बन होंगे तो लिक्विड्स होंगे उनकी स्टेट। समझ गए? तो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, कोई भी आपसे आस्क कर सकते हैं। समझ आ गया 43? तो इसको अब देखो, अब मैं इसमें चैप्टर पे चैप्टर करूँगा ना तो इट विल टेक सो मच टाइम, तो मैं इसको डायरेक्ट पास पेपर ही सॉल्व करा दे रहा हूँ आपको, ताकि जल्द से जल्द आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके, वरना वो फर्स्ट ईयर फिर सेकंड ईयर बहुत टाइम उसमें लग जाएगा बस, और आपको मुश्किल भी होगा, याद भी नहीं रह पाएगा ना इतना डिटेल में। तो 44 है, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप? कौन से आइसोमेरिज्म की टाइप डिपेंड करती है जिसमें कार्बन एटम के दोनों तरफ जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो डिफ़र करते हैं? तो देखो हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईथर। ईथर एक कंपाउंड होता है। ईथर में क्या होता है हमारे पास? ईथर का जनरल फार्मूला होता है ROR, है ना, ऑक्सीजन के दोनों तरफ रेडिकल्स अटैच्ड होते हैं। अब यहाँ पर रेडिकल अलग अलग अंदाज के हमारे पास आ सकते हैं जिससे हम आइसोमर्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं C4H10O, C4H10O, तो अब इसमें हम एक स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं C2H5O C2H5, ये R तो रेडिकल्स होते हैं, या फिर हम बना सकते हैं CH3O C3H7। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये C4H10O है, दोनों कंपाउंड्स हमारे पास C4H10O है। ठीक है, दोनों कंपाउंड्स हमारे पास C4H10O है। तो जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, उसको दोनों तरफ रेडिकल्स की अटैचमेंट हुई हुई है और वो डिफरेंट
मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हुई है, एक में 2 और 2 है और एक में 1 और 3 है। अब ये इससे क्या हो रहा है, दोनों के फॉर्मूले तो सेम आ रहे हैं लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग आ रहा है। इसको आपको पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ये आपके चैप्टर 6 है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, है ना, पढ़ा होगा आपने आइसोमेरिज्म। तो अब इस लिहाज से ये हमारे पास कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, आइसोमेरिज्म के फर्दर 4 टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। तो ये हमारे पास कहलाता है डी ऑप्शन मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो रेडिकल्स अटैच होते हैं ना, जो कार्बन अटैच होते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है। जैसे एक में हमारे पास दोनों तरफ इथाइल रेडिकल है, एक में मिथाइल प्रोपाइल रेडिकल है, तो आगे बात, तो इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। चैप्टर 6 है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की। तो आपको चैप्टर भी बताते जाऊँगा साथ साथ कहाँ से ये MCQs आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, तो आप घर जाके जब आप वीडियो दोबारा से देखो तो आपको ऑब्जर्व कर सको, कॉपी खोल करके ये चीज़ कहाँ लिखी है। 45 नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड। देखो एक 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक हमारे पास होता है स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड जिनमें सारे एलिमेंट्स होल नंबर में अटैच होते हैं, जैसे कि H2O हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये H2SO4 हो गया, सारे होल नंबर में। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्टाइक्योमेट्रिक, दीज आर स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर फ्रैक्शंस में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ रहे होते हैं, जैसे TiH 1.7, दिस इज़ अ नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड। ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स इसके फॉर्मूले में आ रहे हैं वो किसमें आ रहे हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर फ्रैक्शंस के अंदर। अब ये कौन बनाता है पता है, सिर्फ टाइटेनियम, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, टाइटेनियम क्या हमारे पास है, ट्रांजिशन मेटल है। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, वो बहुत सारे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। इन्हीं को हम लोग जो है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्यों, चूँकि जो मेटल्स होते हैं ना, उनके सरफेस पर, उनके सतह पर छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस या वॉइड्स कहा जाता है उनको। उनमें क्या होता है कि जो छोटे एटम्स होते हैं वो जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इससे एक फिजिकल एक एब्जॉर्प्शन होती है जिससे हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड या फिर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी है। तो क्या आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका, बी, ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव द एबिलिटी टू फॉर्म नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 45 MCQs हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं हर एक MCQ की डिटेल भी आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ आंसर नहीं देखना है, आंसर क्यों आ रहा है ये भी पता होना चाहिए हमें, ताकि आप जब पेपर में बैठे तो आपके जहन में कॉन्सेप्ट्स हों। क्योंकि आप ज़रूरी नहीं कि यही MCQs आएंगे तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी, इससे अलग भी आ सकते हैं, यकीनन आएंगे। ये तो 2013 का मैं करा रहा हूँ, कितने सारे ईयर हैं, किसी भी ईयर में से कुछ भी आ सकता है। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बहुत ईयर्स हैं। 46 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के बारे में कौन से स्टेटमेंट, कौन सी बात हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो नोबल गैसेस आपको पता है किससे कहते हैं, जो 8A ग्रुप के गैसेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। 8A ग्रुप के गैसेस नोबल गैसेस कहलाते हैं। इन्हीं को हम लोग इनर्ट गैसेस भी कहते हैं ना, इनर्ट गैसेस। इन्हीं को कहा जाता है नॉन रिएक्टिव गैसेस। इसी को कहा जाता है ज़ीरो ग्रुप, चूँकि इनकी वैलेंसी, इनको ज़ीरो ग्रुप क्यों कहा जाता है, चूँकि इनकी वैलेंसी या उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। रीज़न ये होता है कि इनका कंप्लीट ऑक्टेट होता है, तो उसकी वजह से स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते तो रिएक्टिविटी नहीं करती। ये सारी बातें आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ग्रुप 8A के बारे में ना, नोबल गैसेस के बारे में। आपको केमिस्ट्री कम भी आती हो लेकिन ये सबको पता होता है। तो ये एक ऐसी बात है जो हर एक बच्चे को पता है, जिससे केमिस्ट्री ज़िंदगी में कभी भी पढ़ी है 8A ग्रुप के बारे में कि वो स्टेबल होती है। तो अब इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज ज़ीरो, यही बात करेक्ट है इसके अंदर। बाकी भी देख लेते हैं। दे रिएक्ट इजली विद अल्कली मेटल, बिल्कुल नहीं, रिएक्शन करते ही नहीं है। दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल नहीं, एटम के फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूल बना नहीं सकते क्योंकि रिएक्शन नहीं कर सकते। हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, नियॉन का मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। दे आर ऑल्सो नोन एज हैलोजेंस, बिल्कुल नहीं, हैलोजेंस तो 7 ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं, नॉन ऑफ द अबव, ये भी नहीं हो सकता। समझ गए, दैट्स वेरी इजी MCQs। मसला नेक्स्ट है 47, काफ़ी बड़ा MCQs है ये, पूरा शॉर्ट नोट लिख दिया MCQs में इन्होंने। तो देखते हैं इस तरह के भी MCQs हो सकते हैं इतने बड़े। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO इज यूज इन द मेकिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। ओके,
इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर एज फॉलोज, पानी से मतलब निकाला जाता है इसको। एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू सी वाटर, अगर एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सी वाटर में ऐड करेंगे तो फिर अच्छा मतलब सी वाटर में ऐड करते हैं ना, सी वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2, तो उसको जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaCl2 बनता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज देन फिल्टर्ड ऑफ एंड रोस्टेड, इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को फिर हम फिल्टर करते हैं, रोस्ट करते हैं, रोस्ट मतलब उसको हीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजंस बिटवीन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एक्सप्लेन्स वाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म, मतलब क्या कंपैरिजन आपको बताएगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का, कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन क्यों हो रही है, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्यों फॉर्म हो रहा है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जरिए। देखते हैं हमारे पास फर्दर ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है मैग्नीशियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कैल्शियम। अच्छा यहाँ पर हो क्या रहा है, यस डबल डिस्प्लेसमेंट हो जा रही है, कैल्शियम का क्लोराइड बन जा रहा है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जा रहा है, इस तरह से हो जा रहा है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम एक दूसरे को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर हो जा रही है। फर्स्ट है मैग्नीशियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कैल्शियम, मैग्नीशियम कैल्शियम के बारे में के मुकाबले में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमेशा इंक्रीज होती है, तो मैग्नीशियम कैल्शियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मैग्नीशियम से, तो ये बात गलत है। क्योंकि टॉप से बॉटम ग्रुप में जब जाते हैं ना ग्रुप 2A में, तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है इसमें डिक्रीमेंट आएगी, वो इंक्रीमेंट आएगी, वो इंक्रीज़ होगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज, तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है। बी है मैग्नीशियम इज लोअर देन कैल्शियम इन रिएक्टिविटी सीरीज, बिल्कुल नहीं, ये रिएक्टिविटी यही जो सीरीज़ है ना, इसी को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ भी कह सकते हैं। तो टॉप से बॉटम आते हुए रिएक्टिविटी भी हमारे पास इंक्रीज हो रही है, तो ये भी नहीं है। सी है द एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन फॉर Mg+2 इज लेस एक्सोथर्मिक देन Ca+2, बिल्कुल ऐसा नहीं है, चूँकि Mg+2 जो है ना, Mg+2 और Ca+2 की बात करेंगे। अब Mg+2 स्मॉल होगा और कैल्शियम+2 चूँकि ग्रुप में नीचे आ रहा है तो ये बिग होगा, और छोटे आइटम्स जो होता है ना वो ज़्यादा इजीली हाइड्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा एक्सोथर्मिक हाइड्रेशन करते हैं। उसका मतलब ये हो गया बच्चों हमारे पास के ये कह रहे हैं ना कि मैग्नीशियम+2 लेस एक्सोथर्मिक है, तो ऐसा नहीं है, ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, जितना छोटा आयन उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, आपको पता होगी चीज़, तो ये सी भी गलत हो गया। डी है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH2 इज लोअर देन दैट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी को देखते हैं। ई है द मैग्नीट्यूड ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज लेस देन दैट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ऐसा भी नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ MgH2 लेस नहीं होगी, ज़्यादा होगी, तो जितने छोटे आयंस होंगे उतने ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी भी आएगी, तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो KSP जिसको हम कहते हैं वो MgOH2 का लोअर देन दैट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कम होता है। इस वजह से क्या होता है कि जब हम ऐड करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सी वाटर के अंदर, तो वहाँ से डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है और MgOH2 निकल जाता है, तो उसका मतलब जो KSP वैल्यू है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये चैप्टर 6 में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, तो KSP वैल्यू जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की होती है ना, वो लोअर होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, मैग्नीशियम की लोअर होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिस वजह से डबल डिकम्पोजिशन हो जाता है, वरना बाकी A, B, C और E ऑप्शन हमें यहाँ पर गलत ही लग रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, तो आप जाकर घर पे इसको देख लीजिएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चैप्टर 6, तो या मेरे लेक्चर से देख लीजिएगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मैं क्या बात बता रहा हूँ। KSP की डिटेल, क्योंकि अभी आपको शायद KSP सही से नहीं आती है, तो आप उसको ना समझ पाए शायद। फिर उसके बाद तो कुछ क्वेश्चंस मुश्किल भी आ सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि उसका आंसर कैसे आ रहा है। नेक्स्ट है 48 है व्हेन मिथाइल बेंजीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन, जब मिथाइल बेंजीन, ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से MCQs आया हुआ है, मिथाइल बेंजीन किससे कहते हैं बच्चों, टोल्यूइन को, जो टोल्यूइन होता है दिस इज टोल्यूइन, तो दिस इज टोल्यूइन, दिस इज मिथाइल बेंजीन, तो बेंजीन रिंग लेते हैं, इस बेंजीन रिंग के साथ CH3 अटैच होता है। कह रहे जब इसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेंगे, इसके रिएक्शन जब ब्रोमीन के साथ करेंगे, ठीक है, मिथाइल बेंजीन है, इसका रिएक्शन जब ब्रोमीन के साथ करेंगे Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की मौजूदगी में, जैसे कैटलिस्ट आपने यूज़ कर लिया FeBr3, तो लेविस एसिड यूज़ कर लिया, अ मिक्सचर ऑफ 2 मोनोब्रोमो आइसोमर्स इज फॉर्म्ड, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस 2 आइसोमर। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता है कि जो ब्रोमीन है, जो CH3 होता है ना, वो हमारे पास है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, सुना है कभी इसके बारे में कुछ,
ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो ब्रोमीन मिथाइल ग्रुप हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्या मतलब होता है, आने वाले ग्रुप को वो ऑर्थो पोजीशन, दिस इज ऑर्थो पोजीशन एंड दिस इज पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पे शिफ्ट करता है। तो आपके पास जो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा ना, ब्रोमीन जाकर अटैच जो करेगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, 2 वाली ये पोजीशन, इस पर ब्रोमीन जाकर अटैक कर लेगा और दूसरी ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगी भाई, पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन क्या, दिस इज द पैरा पोजीशन। तो हमारे पास एक ऑर्थो पे आएगा और एक पैरा पे आएगा। तो देख लेते हैं, तो ये और ये नहीं हो सकता, इसमें तो CH2 के साथ ही PR आ गया, ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखेंगे तो उसमें एक ऑर्थो पे आ रहा है बट एक मेटा पे आ रहा है, दिस इज मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे लगेगा नहीं, तो सी भी नहीं हो सकता। अब डी देख लेते हैं, देखो उसमें एक ऑर्थो पे आ रहा है एक पैरा पे आ रहा है, तो 100% डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है कि मेटा डायरेक्टर है। अगर यहाँ पर जो ग्रुप लगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर शिफ्ट करेगा, और यहाँ पर जो ग्रुप है अगर वो मेटा डायरेक्टर होगा तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर भाई, मेटा पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा। सही है भाई। अब इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा चैप्टर 7 में, ये लेक्चर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 7 में, ओरिएंटेशन इन बेंजीन, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टर। तो वहाँ पे आप उसको घर पे आके देख सकते हैं MCQ उसको डिटेल में समझने के लिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाई रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन मिथाइल बेंजीन इज हीटेड विथ reflux with alkaline potassium manganate solution and the mixture then acidified। कह रहे कि बताएं अगर हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा जब मिथाइल बेंजीन, मतलब सेम वही टॉलुईन, हमने टॉलुईन लिया, दिस इज टॉलुईन, और उसको हीट कर रहे हैं विथ रिफ्लेक्स विथ अल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ। तो आपको पता है जब KMnO4 से रिएक्शन इसका कराया जाता है तो ऑक्सीडेशन हो जाती है और COOH मिलता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सुना होगा नाम आपने इसका, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड आपको मिलेगा। अब बेंजोइक एसिड क्या है, ये बेंजोइक एसिड नहीं है, ये भी बेंजोइक एसिड नहीं है। तो देखो ये हमारे पास बेंजोइक एसिड नहीं है, दिस इज फिनॉल। तो फिनॉल तो नहीं मिल रहा ना भाई, क्रॉस लगा दिया, CH3 ग्रुप COOH में चेंज हो जाता है जब ऑक्सीडेशन करते हैं। CH2OH, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल, तो हमें बेंजाइल अल्कोहल भी नहीं मिलेगा, ये भी कट गया। सी ऑप्शन में मतलब कोई स्ट्रक्चर है बेंजाइल अल्कोहल के साथ OH लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। डी भी नहीं होगा क्योंकि CHO लगा हुआ है, CHO हमारे पास अगर लग जाए तो दिस इज कॉल्ड बेंज एल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड बेंज एल्डिहाइड, तो ये बेंज एल्डिहाइड भी नहीं हो सकता। और लास्ट ऑप्शन जो है ना हमारे पास ई ऑप्शन, इसमें COOH लगा हुआ है, दिस इज करेक्ट वन, क्योंकि दिस इज बेंजोइक एसिड। तो आपको ये रिएक्शन याद रखना है कि जब भी देखो, ना सिर्फ यहाँ पर मिथाइल, कोई भी रेडिकल यहाँ पर अटैच हो जाए, ये तो अभी टॉलुईन है ना, कोई भी रेडिकल बेंजीन से अटैच हो जाए तो एक एरीन बन जाता है, अल्काइल बेंजीन बन जाता है। अल्काइल बेंजीन की जब भी हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, मतलब KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं, तो फिर वो हमें बेंजोइक एसिड देता है। ठीक है बच्चों, तो ई ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो देखना पड़ेगा थोड़ा साइड से बात, इफ़ यू वांट टू गेट मार्क्स। मुश्किल MCQs नहीं, असल में जिनकी केमिस्ट्री बहुत वीक है ना, फिर उनके लिए मुश्किल हो सकता है ये, वरना ये दीज आर वेरी वेरी ईजी MCQs, कोई भी स्टूडेंट उसको सॉल्व कर लेगा इसको। यही है कि आपको लेक्चर्स फिर देखना पड़ेगा, बेसिक लेक्चर्स का। मैं बता दे रहा हूँ कि आपके पास चैप्टर नंबर 7 से MCQs आया हुआ ये भी। ठीक है, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की चैप्टर 7 से, और टॉपिक हमारे पास इसमें वही हो जाएगा कि बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज से आ रहा है। तो ये अल्कलीन पोटेशियम मैंगनेट जो 7 लिखा हुआ है ना, दिस इज एक्चुअली KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट को ही हम लोग IUPAC नेम में पोटेशियम मैंगनेट 7 कहते हैं। अगर आपने चैप्टर 5 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा है कि किस तरह से हम निकालते हैं एक कॉम्प्लेक्स का नाम IUPAC में, ठीक है, याद है कुछ ऐसा? ठीक है, तो इसमें तो इसका ई ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक और हमारे पास ऑर्गेनिक से MCQs आया, MCQs नंबर 51। तो ये DOHS के NTS के जो 2013 के पेपर्स थे ना, तो वो हम सॉल्व कर रहे हैं। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस आए थे जो कराची के बच्चों ने अटैम्प्ट किए थे, तो मैं उसको आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़रूरी यही होता है कि आप पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सबसे शॉर्टकट यही, इससे शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे फॉर गेटिंग एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी, जस्ट सॉल्व द पास पेपर ऑफ दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, सिंपल सी बात है। अब चूँकि KU के साथ ये इशू है कि KU के अंदर जो है वो परसेंटेज काउंट होती है, अगर और डाओ के साथ ये फ़ायदा है कि डाओ में हमारे पास एग्रीगेट बनता है, या JSMU में एग्रीगेट बनता है।
तो उसमें क्या है कि हमारे पास कम परसेंटेज बनाकर भी एडमिशन गेट करने के चांसेस हैं। केयू में ये चांस हमारे पास नहीं है, क्योंकि इस बार तो केयू की परसेंटेज और बढ़ जाएगी तो मसला हो जाएगा फिर इसकी वजह से। इससे बेहतर है कि इसलिए हम तो केयू के टेस्ट वैसे फिर भी आसान होते हैं कराची यूनिवर्सिटी के, डाउ के मुश्किल होते हैं वो आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन 51 में हमारे पास है, दिस इज़ बेंजीन के साथ OCH3 लगा हुआ है, इसको हम लोग मिथॉक्सी बेंजीन कह सकते हैं, या ये एनिसोल हमारे पास कहलाता है। इसका HI से रिएक्शन करें, वैसे हमने ROR से किया है रिएक्शन। अगर हम OCH3 से रिएक्शन करते हैं ना HI का, ये ऑक्सोनियम आयन बनता है CH3 OCH3, और एक ये हाइड्रोजन इधर पर आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, ये ऑक्सोनियम आयन बन जाता है और I- अलग हो जाता है। तो ये हमारा है चैप्टर नंबर 9 सेकेंडरी केमिस्ट्री का, वहाँ से लिखा है मैंने इक्वेशन। यहाँ पर उन्होंने बेंजीन लगा दिया, एक तरफ एनिसोल बना लिया है, ठीक है, जिसको हम मिथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, एनिसोल भी कह सकते हैं, इसी को बच्चों हम लोग कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी बेंजीन। अब इसमें सेम वही HI का रिएक्शन होता है, प्लस माइनस कर लें इसको, तो H+ जाकर आप इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अटैच कर लें, तो मतलब इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास कि बेंजीन होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के साथ CH3 है, और यहाँ पर H+ की अटैचमेंट होगी, एक ऑक्सीजन आयन बनेगा और I- बाहर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऐसा है। दिस इज अच्छा, ऑक्सीजन आयन जो बनता है ना, इसके फर्दर फिर ऑक्सीजन आयन बनने के बाद ये रिएक्शन भी कट जाता है, इस I- के साथ ना ये रिएक्शन भी कट जाएगा, ठीक है, तो ये CH3I अलग हो जाता है और इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, और ये सेकंड स्टेप में होता है। तो यहाँ पर हम यही करें, पहले इसको बना लें, उसके बाद फिर यहाँ से ये कंप्लीट यहाँ से अलग कर लें। तो हमारे पास क्या बन गया बच्चों के बेंजीन के साथ OH अल्कोहल मतलब फिनॉल बन गया हमारे पास, और फिनॉल के साथ CH3I बन गया। अब देख लेते हैं, फिनॉल के साथ CH3I, बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो ये हमें यार सिंटेक्स बुक बोर्ड के अंदर STBB के अंदर ये हमारे पास यही चीज़ डाईथाइल ईथर के लिए दी गई है, हम इसको बेंजीन वाले ईथर पर भी लगा सकते हैं, एनिसोल पर लगा सकते हैं, इसी लॉजिक को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट लिथियम इज, लिथियम के बारे में गलत स्टेटमेंट क्या है। लिथियम है Li, ठीक है, अल्कली मेटल है, वन ग्रुप का एलिमेंट है लिथियम, डी ऑप्शन आप कह रहे हैं, डी कह रहे हो आप, चलो देख लेते हैं। इट इज सॉफ्टर देन अदर अल्कली मेटल्स, इट इज लीस्ट रिएक्टिव, एक मिनट, इट देख लेते हैं, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, टॉप से बॉटम जाएंगे। तो रिएक्टिविटी आपको मैंने बताया था कि रिएक्टिविटी क्या होती है, टॉप से बॉटम जाते हुए रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है ना भाई। तो इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव नहीं, इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ये सही स्टेटमेंट है, लीस्ट रिएक्टिव होगा तमाम अल्कली मेटल्स में, तो ये तो नहीं है। इट possess हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट फॉर्म्स क्लोराइड विच इज soluble in alcohol, इट इज सॉफ्टर देन अदर अल्कली मेटल। तो अब इसमें क्या हमारे पास होगा, सोचें। देखो जब टॉप से बॉटम जाते हैं ना, तो हार्डनेस जो है वो इंक्रीज़ होती है, टॉप से बॉटम जाते हैं हार्डनेस इंक्रीज़ होती है, ठीक है, हार्डनेस भी इंक्रीज़ होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, सॉरी, टॉप से बॉटम जाते हैं तो एटम्स का साइज़ बड़ा होता है, तो हार्डनेस डिक्रीज़ होती है, हार्डनेस भी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो हार्डनेस कम हो रही है, ठीक है, मतलब लिथियम जो है ना, तो लिथियम सबसे ज़्यादा हार्ड है, बाकी फ्रांशियम सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होगा,
तो यहाँ पर लिखा हुआ इट इज सॉफ्टर देन अदर अल्कली मेटल्स, तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत है कि लिथियम बाकी तमाम से हार्ड होता है, तमाम अल्कली मेटल से सॉफ्ट नहीं होता, जो टॉप से बॉटम हार्डनेस डिक्रीज हो रही होती है, ये गलत लिखा हुआ है ना इसमें, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ए ऑप्शन हो गया हमारे पास। 53 है डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये तो बहुत आसान है, हर कोई बता सकता है। डायमंड और ग्रेफाइट क्या, देखो डायमंड भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन होता है, दोनों क्या है आपस में, दोनों कार्बन है बट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दे आर हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यस, दे आर एलोट्रोप्स, ये आसान है, मुझे पता था आप ये बता देंगे, सी ऑप्शन है, दे आर एलोट्रोप्स। कार्बन के एलोट्रोप्स बड़े फेमस हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। 54 है बोरेक्स एग्जिस्ट इन नेचर एज व्हाट। बोरेक्स आपने ये पढ़ा होगा सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा, स्टार्टिंग टॉपिक यही था बोरेक्स। बोरेक्स को हम लोग टिंकल भी कहते हैं ना, टिंकल भी कहते हैं इसको, या इसी को हम लोग कहते हैं सोहागा, सोहागा भी इसी को कहा जाता है। तो ये डीकाहाइड्रेटेड सोडियम टेट्राबोरेट होता है। डीकाहाइड्रेट मतलब उसमें 10 NO2B4O7 तो होता है, उसमें 10 H2O अटैच होता है। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, ए हो गया, 10 H2O। इससे ये पता लगता है कि जो बोरेक्स होता है वो कैसा होता है भाई, डीकाहाइड्रेटेड होता है, ठीक है। तो 55 है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट दो तरह के होते हैं, एक ऊपर होते हैं और एक नीचे होते हैं ना, इस तरह से। तो ये वाले आउटर होते हैं और ये वाले इनर होते हैं। आउटर वाले कौन से ब्लॉक के होते हैं, डी ब्लॉक, इनर वाले एफ ब्लॉक के। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम वाले जो होते हैं। और एफ ब्लॉक में दो सीरीज चलती है ना, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। क्लियर है, आसान था ये तो दोनों MCQ जिसको। 56 है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव कलर्ड कंपाउंड बिकॉज ऑफ व्हाट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं क्यों। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है ना, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो हमेशा कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो ये तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारा एक्सप्लेन करता है ना, चूँकि ट्रांजिशन होती है, डी ट्रांजिशन होती है, T2G से EG ऑर्बिटल की तरफ डी ट्रांजिशन। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्प्लिटिंग ऑफ द 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स टेक प्लेस, इसको हम लोग कहते हैं ना CFT में पढ़ते हैं, अगर आपको पता हो, दिस इज CFT। CFT हम किसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। एक DXY होता है, एक DYZ होता है, एक DZX होता है, एक DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, एक DZ स्क्वायर होता है। ये डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं दो पार्ट्स में ना, नीचे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं लोअर एनर्जी वाले और ऊपर 2 ऑर्बिटल्स होते हैं हाई एनर्जी वाले। हाई एनर्जी वाले को EG ऑर्बिटल कहते हैं, लो वाले को T2G ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये स्प्लिट हो जाते हैं 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर, एक T2G होता है, एक EG होता है। अभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है इसमें अपर से लोअर में, तो क्या होता है कि एक अलग वेवलेंथ की एनर्जी रेडिएट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो वेवलेंथ ऑफ एनर्जी रेडिएट कर रहे होते हैं विजिबल रीजन में, उनका कलर होता है समटाइम्स ग्रीन, ब्लू, रेड, डिफरेंट कलर्स के। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वो हमेशा कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। अगर आप सॉल्ट भी आप देख लें ना, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सॉल्ट होते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट ग्रीन होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, तो डिफरेंट कलर्स के सॉल्ट की फॉर्मेशन ये करते हैं, ठीक है भाई। 57 है इन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डेड है, तो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन अकर्स बिटवीन s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन, देखो आपको पता है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp2 होती है ना भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। अब sp2 में क्या होता है, एक s जो है वो 2p ऑर्बिटल से जाकर जुड़ता है। तो ये तो नहीं है, गलत होगी कि एक s और एक p में नहीं होता, एक s और 2p में होता है। हाइब्रिडाइजेशन अकर्स बिटवीन द s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल, करेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन अकर्स बिटवीन s ऑर्बिटल एंड 3p, ये sp3 होता है, नहीं होगा। नो हाइब्रिडाइजेशन अकर्स बिटवीन द sp, ऐसा हो ही नहीं सकता, हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। हाइब्रिडाइजेशन अकर्स बिटवीन 2s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल, दो कभी s2p तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है। तो sp2 बोलते हैं ना डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में आपको पता है sp3 होती है,
डबल बॉन्ड में sp2 होती है और ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये चैप्टर नंबर 4 में आपको जाकर मिलेगा, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की। याद होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा आपने। ठीक है भाई, दैट्स एन ईजी क्वेश्चन। अगर आपके बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो यू कैन आस्क, यू कैन आंसर इट ईजिली। नेक्स्ट है 58, द रेडियाई ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेटेड फ्रॉम बोहर्स मॉडल इज, सेकेंड ऑर्बिट का ये मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको Rn बताया था, इट इज़ इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, अब n में क्या होता है, हमें यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट के निकालना है, तो फिर 2 स्क्वायर इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 0.529। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग 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 आएगा, सॉरी हाँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना। 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग क्या हो जाएगा हमारे पास? C हो जाएगा ये 2.41, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो सूरत में हमें इसी तरह से ध्यान बनाना पड़ेगा। अब 2 के लगभग आएगा, 3, 4 ये सब नहीं आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है MCQ नंबर 59 कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय अब्जॉर्बिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज, बड़ा आसान है। इलेक्ट्रॉन जब एंटर होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, कौन सी एनर्जी, क्या कहलाती है ये? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो एनर्जी हमारे पास जो होती है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ है रेट है, ये चैप्टर 8 से आ रहा है, रेट वगैरह कुछ कह दिया है, फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो अगर इसको समझें, इस चीज़ को, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं होता है, आसान ही होते हैं। वो अलग बात है कि हमने इंटरेस्ट लेकर भी पढ़ाई नहीं होता है, बहुत ईजी होते हैं, ईजी गोइंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है ना, यही है कि आप इंटरेस्ट लेंगे इसमें, बार बार पढ़ेंगे, रीड करेंगे, टाइम देंगे सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट आपके लिए आसान बनेगा, वरना नहीं बन सकता, वरना भी आप परेशान ही रहेंगे इसमें। तो रेट इज इक्वल टू, रेट जिसको हम लोग dx/dt कहते हैं, चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, इज इक्वल टू k इंटू N2O5 हैज़ डैश ऑफ रिएक्शन। अब कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है ये? तो सिंपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का क्या तरीका है, इसके ऊपर हम कंसंट्रेशन के ऊपर पावर देख लेंगे कितना है, उसका पावर 1 है ना, तो ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट्स वेरी इजी। तो रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन के ऊपर जितनी पावर लगी होती है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पढ़ा होगा आपने इसके बारे में कभी ना कभी, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर है। 61 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ कार्बन एटम? किसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ कार्बन एटम्स होंगे? देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा लॉन्ग होता है, डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है, सबसे कम लेंथ होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की। तो जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है वहाँ पर आप टिक कर दो, हो गया आंसर। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है, तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ हमारे पास होती है ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ यही था तो यहीं लगा दिया, क्लियर है। तो सेकंडों में आंसर आ गया। बट हर MCQ ऐसा नहीं हो सकता, कुछ MCQ में सोचना पड़ता है, तो ऐसे भी होते हैं, तभी बच्चे 25 में से 20 MCQs हैं तो उसमें से 5, 6, 7 करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में फंसना शुरू हो जाता है। द मोस्ट डेंस एलिमेंट इज, सबसे ज़्यादा डेंस एलिमेंट कौन सा है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं, टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तो जो डेंसिटी, जो हार्डनेस है, हार्डनेस डिक्रीज़ होती है, हार्डनेस डिक्रीज़ होती है, और इस तरह से डेंसिटी भी, हार्डनेस डेंसिटी को कहते हैं, डेंसिटी भी डिक्रीज़ होती है। ठीक है बच्चों, टॉप से बॉटम जाते हुए, तो सबसे नीचे हम आते हैं, क्या है देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब 2A की डेंसिटी ज़्यादा है, 1A की कम है, चूँकि लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। कह रहे सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी? तो बेरिलियम की सबसे ज़्यादा होगी इस पूरे में। तो क्या बेरिलियम है इसमें? नहीं है, ठीक है। बेरिलियम के बाद सबसे ज़्यादा इसके अंदर किसकी होगी? लिथियम की होगी। तो लिथियम है इसमें? यस है, क्योंकि जो सबसे ऊपर होगा ना सबसे ज़्यादा डेंसिटी उसकी होगी, और सबसे ऊपर में भी जो सबसे राइट में होगा सबसे ज़्यादा डेंसिटी उसकी होगी। तो हमारे पास बेरिलियम तो था नहीं, वरना बेरिलियम लगा तो लिथियम लगा दिया। मोस्ट डेंस, सबसे ज़्यादा डेंस, सबसे ज़्यादा हार्ड यही होगा, लिथियम। 63 द आइसोमर्स मस्ट हैव द सेम वॉट? आइसोमर्स, सिंपल, चैप्टर 6 दोबारा से आइसोमर का सेकंड MCQ आ गया बच्चों। आइसोमर का सेम फार्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है।
तो दे मस्ट हैव द सेम फार्मूला। तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी फिजिकली डिफरेंट हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो सकता है, बोथ बी एंड सी। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसके सिन बोर्ड के लिहाज से ना हम सिर्फ एक तरह की आइसोमेरिज्म देखो दो तरह से होती है। आइसोमर्स जो है ना, आइसोमर्स दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं स्ट्रक्चरल और एक हमारे पास होते हैं स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, उनके अंदर फार्मूला सेम होता है, सेम फार्मूला, लेकिन जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चरल के अंदर फिर हम फर्दर टाइप्स निकालते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, सेम फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर। इसके अंदर फिर हमारे पास दो तरह के आते हैं स्टीरियो में। एक हमारे पास आता है ज्योमेट्रिकल और एक हमारे पास आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन मसला ये है कि स्टीरियो जो है ना हमारे पास, वो हमारे सिन बोर्ड में नहीं है, सिन बोर्ड में सिर्फ स्ट्रक्चरल है। इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला, द आइसोमर्स मस्ट हैव द सेम, लाजमी उनके सेम क्या होने चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना ही होना चाहिए। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं, डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो सेम क्या चीज़ लाजमी होनी चाहिए आइसोमर्स के अंदर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हो सकता है। अगर चाहिए हम देखा जाए तो हमारे सिन बोर्ड के अंदर नहीं है, ये सिन बोर्ड में तो हमारा सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला भी मस्ट हैव द सेम। अच्छा एक मिनट, लाजमी सेम होनी चाहिए। देखो फार्मूला तो लाजमी सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होना जरूरी नहीं है। अच्छा फार्मूला ही है, बी ऑप्शन फिर करेक्ट होगा, चूँकि स्ट्रक्चरल हटा लो, स्ट्रक्चरल फार्मूला हटा लो, चूँकि फिर सिन बोर्ड के लिहाज से आएगा ना डाउ का टेस्ट तो और केयू का टेस्ट, तो उस लिहाज से हम क्या करेंगे, हम सिर्फ बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। ये एमडी कैट में होता है ना, एमबीबीएस के टेस्ट में, तो हम वहाँ पर स्ट्रक्चरल को भी लगाते हैं इन केस पीएमसी अगर लेती तो। ठीक है, बट अभी पीएमसी तो इस बार ले नहीं रही। नेक्स्ट है 64 है कि फॉर अ रिएक्शन दिस द एक्टिव मास ऑफ बी इज केप्ट कांस्टेंट एंड दैट ऑफ A is tripled. It is obtained that the rate of reaction, देखो दिस इज चैप्टर नंबर, ये भी 8 है। एक रिएक्शन है दिस A, द एक्टिव मास ऑफ B का मास जो है वो कैप B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दी गई और A को ट्रिपल कर दिया गया। तो ये देखा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, चूँकि A के रेस्पेक्ट से, अगर A के रेस्पेक्ट से देखा जाए तो हमारे पास रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का है। तो अगर इससे फर्स्ट ऑर्डर का अगर 2 नहीं लिखा होता ना तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स हो जाता, लेकिन जहाँ पर 2A लिखा हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हमारे स्क्वायर के लिहाज से बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 टाइम्स बढ़ा रहा है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 × 3 दैट इज 9। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 65 कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिखा हुआ है और ये तो रट्टे वाली बात इसके अंदर, इसमें कोई समझने वाली चीज़ है नहीं, ये सेकेंडरी केमिस्ट्री से है। तो अब ये थोड़ा मुश्किल है, पेज नंबर 6 जो है वो ये हमारा MCQ नंबर 65। तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मैनाडियोन। तो ये एक विटामिन है हमारे पास एक किस्म का, ये सारे विटामिन है, टोकोफेरोल, कैल्सीफेरोल, थायामाइन, पेरिडोक्साइन, इसमें से ये स्ट्रक्चर मैनाडियोन का है। ठीक है, बेंजीन रिंग्स लगे हुए दो तरफ कीटोनिक ग्रुप, एक तरफ CH3, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, मैनाडियोन। इसका एक और तरीका इसको समझने का है सिंपल के, एक और ट्रिक से समझ सकते हैं कि ये जो लगा है ना रेडिकल, ये आपका कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज कीटोन। कीटोन में क्या होता है आपको पता है ना, इस तरह से होता है, आपको ये पता ही होगा, दिस इज कीटोन। अब कीटोन का सफिक्स क्या होता है, कीटोन का नाम जब भी लिखते हैं ये भी आप जानते हैं कि एंड में उसमें क्या आता है, ओन आता है उसके अंदर। तो आप इसमें से कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर देख लें, ऐसा नाम देख लें जिसके आखिर में ओन आ रहा हो या 1 आ रहा हो, इसलिए अभी ए हो गया। मतलब ये ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ शॉर्टकट, फिर वरना स्ट्रक्चर थोड़ी ना याद कर सकते कोई पूरा सा। सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 66 है, इन द फाइनल आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन दिस
द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास होंगे जब इसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा। तो पूरा सॉल्व नहीं करना है इसको, है हम देख लेते हैं सबसे कम डिजिट किसके अंदर है, किसने सिग्निफिकेंट फिगर तो आप जानते होंगे, टर्म्स को देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है। तो जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है ना उतना ही फाइनल आंसर में आता है। तो सबसे कितने डिजिट आ सकते हैं भाई, 2 डिजिट आएंगे इसके फाइनल आंसर में। तो सॉल्व नहीं करना, बस 2 लगा देना है। ये आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में सीखा होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स की सिंप्लीफिकेशन। तो बस क्या देखते हैं कि ओवरऑल हम जस्ट चेक कर लेते हैं कि सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स किस नंबर पे मौजूद है, वही हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट है, इफ़ वी टेक 2.2 ग्राम्स ऑफ CO2, इतने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड इतने ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, एंड द मोलर रेशियो ऑफ CNO विल बी। अगर हम 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हो गया कि मोल कितना निकल गया, इसका मोलर रेशियो बताना है 2.2/44। तो 22 अगर ये होता ना, 22 अगर ये होता तो 0.1 हो जाता ये, सॉरी 22 अगर ये होता तो ये 0.5 हो जाता ये, लेकिन 2.2 है तो ये हो जाएगा 0.05। तो इसका 0.05 आ गया। फिर 6.02 इंटू 10 की पावर 21 एटम्स। देखो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अगर होता ना तो ये हो जाता 1 मोल। अगर ये होता 6.02 इंटू 10 की पावर 22, ये हो जाता 0.1 मोल। अगर लिखा हुआ 6.02 इंटू 10 की पावर 21 तो ये हो जाएगा 0.01 मोल, ये हो जाएगा 0.01। और दूसरा क्या दिया हुआ, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड 0.03 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, 0.03 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। ग्राम एटम असल में ना हम मोल्स को ही कहते हैं। ग्राम एटम इज अ मोलर मास 0.03। तो 0.0 काट दो तो 5:1:3 इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन 5:1:3। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का वो आपको देखना पड़ेगा अच्छी तरह से कि किस तरह से मैंने यहाँ पर ग्राम को मोल बनाया, कैसे यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ एटम्स से मोल्स निकाले। और ग्राम एटम्स जो होते हैं बच्चों, ग्राम एटम्स असल में हम मोल्स को ही कहते हैं। तो तीनों का पहले हमने मोल्स निकाला, फिर 0.0 हटा दिया, क्योंकि रेशो लेना है तो रेशो हमारे पास आ गया। ठीक है, तो कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए इसके अंदर, मैंने सारा देखा ट्रिक से सॉल्व किया। यहाँ पर मैंने कोई कैलकुलेटर नहीं चलाया आपके सामने, मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया आपको बताते हुए, देखो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। आपको भी इसी तरह से विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना होता है इन केस कोई न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ आती है। तो 68 है, अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6, फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 से केमिकल इक्विलिब्रियम। और टॉपिक कौन सा है, बहुत मशहूर, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, सुना है नाम इसका, ली चैटलियर प्रिंसिपल का। ये क्या कहता था, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है उसको डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं, 3 तरह की चेंजिंग करके, उसकी कंसंट्रेशन चेंज करके, प्रेशर चेंज करके, टेम्परेचर सब चेंज करके। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ दिस इजी एमसीक्यूज। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स विच हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी, 3-4 तरह के इलेक्ट्रॉन्स से हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, जिसकी n+l वैल्यू। देखो एनर्जी को हम कैसे बताते हैं, n+l वैल्यू से। सबसे ज़्यादा जिसकी n+l वैल्यू होगी उसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। n से मुराद हमारे पास हो गया दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l से मुराद क्या होता है, अगर आप चैप्टर 3 पढ़े हो तो दिस इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर है। तो n+l वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, इसकी n+l वैल्यू कितनी आ रही है, इसको देख लो, 5 आ रही है इसकी पहले वाले की। दूसरे वाले की देख लेते कितनी आ रही है, 4 + 0 4 आ रही है। तीसरे वाले की 3 + 1 4 आ रही है। चौथे वाले की 3 + 0 3 आ रही है। तो यहाँ पर ए भी हो सकता है और सॉरी ए ही हो सकता है। सबसे ज़्यादा n+l वैल्यू जिसकी आती है उसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो ए ऑप्शन की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। वेरी इजी, सही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, equal weights of methane and hydrogen are mixed in an empty container at 25 degrees centigrade. Equal weight of methane and hydrogen are mixed in an empty container at 25 degrees centigrade. मीथेन और हाइड्रोजन, CH4 और हाइड्रोजन, इनका इक्वल वेट इनका मिक्स कर रहे हैं एक एम्प्टी खाली कंटेनर में इस टेम्परेचर पर। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन कितना टोटल प्रेशर इसके अंदर हमारे पास एक्सर्ट करेगा, फ्रैक्शन उसका हमें बताना है, कितना फ्रैक्शन वो टोटल प्रेशर करेगा। इक्वल वेट दोनों का हमने दे दिया है, ठीक है।
अच्छा, प्रेशर का ताल्लुक टेम्परेचर से, नंबर ऑफ वॉल्यूम से, किस तरह से इसका आंसर निकलेगा? पेज 70 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 70 है ये। मीथेन और हाइड्रोजन का इक्वल वॉल्यूम हम मिक्स कर रहे हैं एक एम्प्टी कंटेनर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 70 का हमारे पास सी आएगा, दैट इज़ 1/9। ठीक है, तो उसको आप देख लें। तो ये 2013 के हमारे पास जो है वो पास पेपर्स हो गए डाउ के NTS के लिए। तमाम स्टूडेंट्स जो कि इस साल चूँकि प्रोविंशियल बेसिस पर MD कैट होगा, तो MBBS का, BDS का या फिर DOHS के अदर फील्ड्स का, JSMU का, KU का टेस्ट देने वाले, उनके लिए ये हेल्पफुल लेक्चर एक होगा।